नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी अगली कुछ वीडियोस के अंदर एक सिद्ध ज्योतिषी से मुलाकात सीरीज में मैं आपको मेरे मैरिज टाइमिंग से रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े महान ज्योतिषियों से बहुत सारे सूत्र सीखे और उन्हीं सूत्रों से रिलेटेड वीडियोस लेकर मैं आऊंगा। आप इन वीडियोस को देखते रहिएगा। जो भी दोस्त मैरिज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों की बहुत डिमांड पर 6 अगस्त 2026 से ये कोर्स मैं फिर से एक बार लेकर आ रहा हूँ। इसके अंदर मैरिज एस्ट्रोलॉजी की हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे। टाइमिंग ऑफ मैरिज में जो भी महान एस्ट्रोलॉजर जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं, आपके जो पुराने एस्ट्रोलॉजर, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स जो भी सटीक सूत्र यूज करते हैं, ऐसे सैकड़ों सूत्रों में से जो सूत्र अधिकतर कुंडलियों पर लगते हैं, ऐसे कुछ सूत्रों को इकट्ठा करके मैंने कोर्स बनाया है। और आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये कोर्स फिर 1 साल के बाद आएगा, तो जो लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं उन सभी को ये मैं सूचना दे रहा हूं कि आप इसे ज्वाइन करें, और जिससे कि आपको बाद में इंतजार ना करना पड़े। आज आ जाते हैं हम। मैं आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज का एक बहुत बेहतरीन सूत्र बताऊंगा और एक मुलाकात के बारे में वर्णन करूंगा। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परशुराम साहू जी का, उड़ीसा से, जो मेरे वीडियोस लगातार देखते रहते हैं और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने वीडियो में उनका नाम लूं। तो परशुराम साहू जी का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल को लाइक करते हैं, और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मेरा चैनल बहुत ही गति से ग्रो कर रहा है और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिल रही है कि मैं जो प्रयास कर रहा हूं आप लोग उससे जुड़ रहे हैं। आप सभी का फिर एक बार धन्यवाद। अब मैं आज के टॉपिक पर आ जाऊंगा। टॉपिक यह है कि जो मैरिज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी जो महान एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, जो बहुत एक्यूरेट टाइमिंग करते हैं, उनमें एक एस्ट्रोलॉजर माननीय CS पटेल सर को मैं सबसे हायर प्लेस पर रखता हूं। मैं सभी से पढ़ा हूं, KN राव सर से भी मैंने काफी अध्ययन किया हुआ है, RG राव सर से भी मैं पढ़ा हुआ हूं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मैंने मैरिज एस्ट्रोलॉजी सीखा है। और 40 साल से मैं लगभग ये मैरिज एस्ट्रोलॉजी को कुंडलियों से प्रेडिक्शन दे रहा हूं। तो CS पटेल सर के पास मैं गया और उन्होंने उनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी, मगर उन्होंने कोई मैरिज एस्ट्रोलॉजी के बहुत गूढ़ सूत्र वो मुझे पर्सनली नहीं बताए। तो मैंने काफी प्रयास किया वहां पर। उनके पास एक मेहता सर पढ़ा करते थे, और वो सीनियर थे जब मैं जाता था, तो उनके पास यहाँ पर कुंडलियां देखते थे और काफी वो एस्ट्रोलॉजी करते थे, काफी फेमस थे वो गुजरात के अंदर। तो मेहता सर के पास मैं गया और उनसे मैंने काफी कोशिश की, तो उन्होंने मुझे कभी कुछ बताया नहीं। अलग अलग टेक्निक जो भी पारशर एस्ट्रोलॉजी की होती है वो सब लोग बताते हैं, तो इसी तरीके से वो बताते रहे। मगर फिर उनकी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेट जाया करती थी। जो वो टाइमिंग बताते थे, टाइमिंग मैं भी निकाल पाता था, टाइमिंग और भी लोग निकाल लेते हैं, मगर हमारी टाइमिंग उतना सटीक कभी भी नहीं जाया करती थी। तो टाइमिंग उनकी बहुत सटीक जाया करती थी। मैंने काफी प्रयास किया उनका, और बहुत प्रयास के बाद उन्होंने मुझे एक बहुत ही सटीक सूत्र बताया। बेसिकली ये CS पटेल सर का ही सूत्र है, जिसको कि मैंने मेहता जी के थ्रू जाना, और वो सूत्र आज आप जानकर जाएंगे। जो भी लोग मेरी टाइमिंग करते हैं, आप इस सूत्र को यूटिलाइज करिएगा। ये आपका बहुत ही बेहतरीन सूत्र है। 80% कुंडलियों पर लगेगा ही लगेगा। जिन भाइयों की कुंडलियों पर नहीं लगता है, आप मान लीजिएगा ये नवाम शाह से रिलेटेड सूत्र है, जिनकी कुंडलियों पर नहीं लग रहा है तो वो कोशिश करें अपनी बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने की, क्योंकि मेरा एक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का कोर्स भी आ रहा है, उसके अंदर भी हम इस टेक्निक को यूज करेंगे। इस टेक्निक के अंदर आपकी यदि मैरिज की डेट पता है और मेरी इस टेक्निक से वो टाइम मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप एक पॉसिबिलिटी ये रख सकते हैं कि आपका D9 चार्ट है, उसके अंदर एरर होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं आपको ये टेक्निक समझाता हूं। इसमें आपको कोई भी प्लेनेट नवम शाह में किस राशि में जाएगा वो देखना आना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ट्रांजिट वाला कोई भी प्लेनेट आप किस तरीके से देखोगे कि नवांशा की किस राशि में जाएगा। ये नवांशा पर बेस्ड टेक्निक है, D9 पर बेस्ड टेक्निक है। आपको नवांशा में प्लेनेट प्लेस करना आता है। आप सभी लोगों को अलग अलग विधाएं आती हैं, आप सभी लोगों की टिप्स पर है, फिर भी मैं इसे सिखाऊंगा उन व्यूअर्स के लिए जिन्हें प्लेनेट को नवांशा में रखना नहीं आता। तो आप किस तरीके से उसको प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में मैं किसी भी प्लेनेट को नवांशा राशि कैसे पता चलेगी वो आपको देखना बताऊंगा। तो हम देखते हैं, देखिए ये सैटर्न के ट्रांजिट के बेस पर टेक्निक है, जिसके अंदर आप जब देख लेते हो कि प्लेनेट की कौन सी दशा और अंतरदशा चल रही है, आपने दशा और अंतरदशा चूज कर ली। इसके बाद बहुत सारे लोग डबल ट्रांजिट टेक्निक लगाते हैं, मगर मैं केवल सैटर्न ट्रांजिट टेक्निक से आपकी मैरिज की टाइमिंग को बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। मैं यहाँ पर लाइव एग्जांपल लेने वाला हूं आज की क्लास में। मगर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी प्लेनेट नवांशा कुंडली में किस राशि में जाएगा, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, सपोज कर लेते हैं हम कोई भी प्लेनेट सपोज 7 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब लिब्रा में ट्रांजिट कर रहा है, लिब्रा में 23 डिग्री पर। जिन्हें पहले से आता है वो कोई बात नहीं, अपने मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं। मैं उन सब लोगों के लिए बता रहा हूं, बगैर किसी कॉम्प्लिकेसी के बता रहा हूं। तो जिस भी राशि में ट्रांजिट कर रहा है उससे कम वाली राशि लेना है। जैसे लिब्रा में कर रहा है 23 डिग्री पर, तो इसके लॉन्गिट्यूड को लिखा जाएगा 6 sin पास 23 डिग्री। ये मतलब तुला राशि में रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तुला राशि में 7 नंबर की राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो उससे एक कम ले लीजिए 6, और उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक राशि में 9 नवांशा होते हैं। जो भी आया उसे आप निकाल लीजिए। 9 6 जा 54, 9 छिका 54 हो गया। ये 54 आपने नोट कर लिया। अब इसकी डिग्री को देखेंगे, और डिग्री को देखते टाइम आपको यह ध्यान रखना है, यदि प्लेनेट की डिग्री 0 से 3 डिग्री 20 मिनट है तो पहले नवांशा में होगा 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट है। तो दूसरे नवांशा में होगा 6 डिग्री 40 से 10 डिग्री है। तो तीसरे नवांशा में होगा 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट है। तो चौथे में 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट है। तो पांचवें में, और इस तरीके से ये मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री पर है तो कौन से नवांशा में होगा। हमने जो अभी एग्जांपल में प्लेनेट लिया है वो लिया है 23 डिग्री पर। 23 डिग्री का मतलब इसका जब नवांशा में इस लिस्ट से देखूंगा तो ये आएगा आपका 23 डिग्री आती है 7वें नवांशा में। तो हमने क्या किया, जो ये निकाला था पहले 6 इंटू 9 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये लिब्रा साइन में था। जिस भी राशि में है उसमें से एक घटाओ और उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, पहला स्टेप। अब 23 डिग्री में कौन सा नवांशा आता है, अभी मैंने बताया था आपको 7वां। अब जो ये 54 और 7 आया, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया आपका 61। 61 आपको नोट कर लेना है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 12 से, डिवाइडेड बाई 12, 12 की टेबल के हिसाब से। तो इसके आसपास आएगा 12 पंजे 60, और जो भी शेषफल या रिमाइंडर बचेगा वो ध्यान रख लीजिएगा, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बच गया 1। ये नवांशा में 1 साइन के अंदर जाएगा ये प्लेनेट। इसी को मैं रिपीट नहीं करूंगा, और एक एग्जांपल बता रहा हूं कि सपोज आपका कोई भी प्लेनेट वृश्चिक स्कॉर्पियो के अंदर 11 डिग्री पर ट्रांजिट कर रहा है। कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, वृश्चिक में। वृश्चिक में 11 डिग्री पर। अब आप समझे इसको, रिपीट कर रहा हूं मैं। वृश्चिक में 11 डिग्री पर कर रहा है तो वृश्चिक 8 नंबर की राशि होती है, एक कम लिया 7, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 से। एक राशि में 9 नवांशा होते हैं, तो ये 7 राशियां क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब 63 नवांशा चल के आ चुका है जब ये आपका वृश्चिक में एंटर हुआ। उससे पहले ही 63 नवांशा चल लिए। अब है 11 डिग्री, वृश्चिक में 11 डिग्री पर आ गया। 11 डिग्री आपका चौथा नवांशा आएगा। यहाँ पर देखिए 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक चौथा नवांशा आ गया। तो अब मैं ले लूंगा इसको 4। तो ये पहले आपका 63 आया, और 4 और ले लीजिए। तो अब ये एक्चुअल में जो क्रॉस कर चुका है 67 नवांशा चल चुका है। दोनों को ऐड कर दो। अब इसको 12 से भाग देंगे 67 नवांशा को। तो 12 का टेबल याद करिए, 12 पंजे इसके नियरेस्ट जो भी आएगा 12 5 जा 60 होता है। तो 60 इसमें से हटा दीजिए, रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो आपका बचने वाला है यहाँ पर 7।
शेष फल 7 बचा, इसका मतलब ये नवांशा कुंडली के 7 साइन के अंदर जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस है। अब मैं आपको इसका सूत्र बता रहा हूं, इस चीज को होपफुली आप समझ गए होंगे। अब सूत्र बता रहा हूं, क्या सूत्र है। जब आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी होगी, आप किन्हीं भी नियमों को लगा ले, दशा देख ले, अंतरदशा देख ले, एक एक अंतरदशा 3-3 साल तक चलती है। अब आप कैसे पता करोगे? दशा 20 साल तक चलती है, आपकी दशा भी है, अंतरदशा भी है, अब कब मैरिज होगी। अब आप डबल ट्रांजिट देखोगे, वो भी सालों तक मिलता रहता है। तो एक साल में किस पर्टिकुलर समय पर मैरिज होगी, वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और वो फाइंड आउट करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है, और इसमें हम बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे किस समय पर शादी होगी। जब आपकी शादी होगी तो नियम यह है कि सैटर्न, शनि इन ट्रांजिट विल बी इन 5th और 11th हाउस ऑफ D9 चार्ट। ट्रांजिट वाला, गोचर वाला शनि आपकी कुंडली के नवांशा के 5वें या 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहा होगा। नवांशा के 5वें और 11वें भाव में करने का मतलब यह नहीं है कि आपकी नवांशा की 5वें और 11वें भाव में जो राशि है उसमें ट्रांजिट कर रहा होगा। ध्यान से समझना, पूरा वीडियो छोड़ के मत जाना, अदरवाइज आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। नवांशा कुंडली के 5वें और 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा होगा, या एस्पेक्ट कर रहा होगा उन्हें, या उन्हें एस्पेक्ट कर रहा होगा। मतलब मैक्सिमम केसेस में तो आपका ट्रांजिट ही उन भावों में कर रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप यदि 25 कुंडली देखोगे तो 10 से 12 कुंडलियों में वो 5वें 11वें भाव में ट्रांजिट कर रहा होगा 50% केसेस में, बाकी में एस्पेक्ट कर रहा होगा। और ये नियम आपका 80 to 90% केसेस में बिल्कुल सटीक बैठने वाला है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं एक लाइव एग्जांपल से समझाऊंगा। आज ही मेरे पास एक कुंडली आई है पर्सन की, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि मेरी शादी कब होगी। तो मैंने उनका टाइमिंग बेस्ड ऑन दिस टेक्निक बिल्कुल एक्यूरेटली उन्हें करके बताया कि कब शादी होगी। तो आप इस कुंडली को देखिएगा, आप डिटेल नोट कर लीजिएगा। पर्सन की बर्थ टाइम है 30 मार्च 1997, सुबह 6:39 और दिल्ली का बर्थ है। ये नेटिव मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि आप एक्यूरेट टाइम निकालते हो मैरिज का, तो हमारे बच्चे का टाइम निकालिए। हालांकि मैं और कितनी टेक्निक यूज करता हूं जो मैं आपको मैरिज टाइमिंग के कोर्स में पढ़ाऊंगा, मगर इस टेक्निक को अप्लाई किया मैंने, तो मैं किस तरीके से अप्लाई करूंगा और इनका मैरिज का टाइमिंग बताऊंगा। सब करंट समय पर मैंने इनकी नेटिव की दशा देखी। शुक्र में सैटर्न की दशा है 20/7/2025 से लेके 19/9/2028 तक। तो मैं पहले इन दोनों प्लेनेट को देखता हूं क्या ये मैरिज कराने में कैपेबल भी है या नहीं। तो वीनस को मैंने देखा, तो वीनस लग्न में बैठ के 7वें भाव को देख रहा है। तो एंड इस तरीके से महादशा लॉर्ड 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। एक प्लेनेट अपनी दशा में उस भाव के परिणाम भी देता है जिसे देखता है। तो वीनस क्वालिफाई होता है। वीनस फिर कारक भी है मैरिज का, कारक भी अपनी दशा में वो रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए वीनस की महादशा क्वालिफाई करती है। इसके बाद यहां पर मैं जाता हूं इसकी अंतरदशा के अंदर। अंतरदशा सैटर्न की है, जो भी फिर 7वें भाव को देख रहा है। और जो मेरे नियम है, जो लोग मेरी क्लासेस पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि 12th लॉर्ड की अंतरदशा में मैरिज हो जाती है। सैटर्न 12th लॉर्ड है, इसलिए सैटर्न की अंतरदशा के अंदर मैरिज क्वालिफाई करेगी। जो पाराशरी के नियम लगाएंगे उनसे भी क्वालिफाई करेगी, और जो त्रिभागी दशा के मेरे नियम लगाएंगे उससे भी क्वालिफाई करेगी। तो सैटर्न की अंतरदशा D1 में क्वालिफाई कर रही है। अब मैं जाऊंगा इनके नवांशा D9 चार्ट के अंदर। तो मेरा नियम यह है कि D9 चार्ट में जो अंतरदशा लॉर्ड है पहले 5वें और 11वें भाव से रिलेशन बनाना चाहिए, तभी उस अंतरदशा में मैरिज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो सैटर्न का हम देखते हैं, पहले 5वें और 11वें भाव से रिलेशन बन रहा है। ये 11वें भाव में बैठा है और आपके
पहले और पांचवें को देख रहा है, तो ये तीनों से ही रिलेशन बना रहा है। किसी एक से भी बना लेता तभी भी हो जाती, मगर ये आपके तीनों से रिलेशन बना रहा है, इसलिए सैटर्न क्वालिफाई कर रहा है, महादशा लॉर्ड वीनस क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब इस दशा में नेटिव की शादी होने की पूरी पूरी संभावना है 19/9/2028 तक। यह हो गया। अब हम यहां पर चलकर जाते हैं दूसरी स्थिति पर। दूसरी स्थिति जो अक्सर लोग लगाते हैं वो लगाते हैं डबल ट्रांजिट। डबल ट्रांजिट का मतलब सैटर्न सातवां भाव या सातवें भाव के स्वामी लग्न, इन पर ट्रांजिट कर रहा हो, जुपिटर सातवां भाव सातवें भाव के स्वामी लग्न पर ट्रांजिट कर रहा हो, तो उस समय पर नेटिव की मैरिज हो सकती है। इस समय पर हम स्थिति देखते हैं, करंटली सैटर्न लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, सातवें भाव को देख रहा है, तो सैटर्न भी फुलफिल कर रहा है। जुपिटर अभी आज की डेट में यहाँ पर फोर्थ साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो वो आपके एक्चुअली लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, तो एक्चुअली सेवेंथ लॉर्ड को कोई भी इंफ्लुएंस कर नहीं रहा है। मतलब मेरा अपना ये मानना है कि सेवेंथ लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है। तो सेवेंथ लॉर्ड का अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, मगर जब ये 5 साइन में जाएगा तो सेवेंथ लॉर्ड को भी देखने लग जाएगा जुपिटर। और सैटर्न तो सेवेंथ हाउस को देख ही रहे हैं, लग्न पर भी है। और जुपिटर जब 6 साइन में जाएगा तभी भी वो कंडीशन को फुलफिल करेगा, क्योंकि सातवें भाव पर वो ट्रांजिट कर रहा होगा। मगर उस पर्टिकुलर समय पर अब फिर आपका मरकरी को कोई भी इंफ्लुएंस नहीं कर रहा होगा, सेवेंथ लॉर्ड को। तब मेरी ये संभावना होगी कि सैटर्न यहां पर आ जाए यदि मरकरी के ऊपर, तब भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन मोर एंड लेस अगले 3-4 साल तक अब जब भी देखोगे किसी न किसी तरीके से फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। मगर मैं उस पीरियड को ज्यादा प्रिफर करता हूं जिसमें सेवेंथ लॉर्ड भी एक्टिवेट हो, सेवेंथ लॉर्ड भी पर भी ट्रांजिट आपका आ जाए। सेवेंथ हाउस पर तो आए ही, सेवेंथ लॉर्ड को भी यदि वो सेटिस्फाई कर रहा हो तो और भी बेटर कंडीशन उसको हम मानकर चलेंगे। तो यहां पर हम आते हैं, क्योंकि आपका भावी भाव हम देखेंगे तो वो उतना बेटर नहीं है यहां पर। हालांकि जुपिटर करंटली आपका लग्न लॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ट्रांजिट की कंडीशन, डबल ट्रांजिट की कंडीशन फुल्ली लग रही है। जब 5 साइन में जाएगा तभी भी लगेंगी, जुपिटर 6 साइन में जाएगा तभी भी लगेंगी। सैटर्न यहां पर है तभी भी डबल ट्रांजिट सेटिस्फाई हो रहा है, और सैटर्न यहां आएगा तभी भी डबल ट्रांजिट सेटिस्फाई होगा। तो डबल ट्रांजिट कंटिन्यूअसली सेटिस्फाई होता रहेगा अगले 3-4 साल तक। अब देखिए दशा भी 2028 तक है, और डबल ट्रांजिट भी तो अगले 3 साल तक जब भी देखोगे सेटिस्फाई हो रहा है। करंटली देख लो तो ये देखिए लग्नेश को कर रहा है और ये लग्न पर कर रहा है, ये भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन है। और जुपिटर यहां से लग्न को भी कर रहा है। इसके बाद जब 5 साइन में जाएगा जुपिटर, सैटर्न तो यही रहने वाला है, जुपिटर 5 साइन में भी जाने वाला है, तो ये देखिए सेवेंथ लॉर्ड को एस्पेक्ट कर लेगा, तो फिर डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाइड है। जब जुपिटर 6 साइन में जाएगा तो सेवेंथ हाउस पर होगा और लग्न को एस्पेक्ट करेगा, और सैटर्न 1 साइन में चला जाएगा तभी भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। जब जुपिटर 7 साइन में चला जाएगा, सैटर्न आपका 1 साइन में होगा, तभी भी डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो डबल ट्रांजिट की कंडीशन अगले 4-5 साल तक इस कुंडली में सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही है लगातार। तब हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई, दशा भी 3 साल तक है और डबल ट्रांजिट भी 3-4 साल तक है, तो आप एस्ट्रोलॉजी के किस नियम से इसको टाइम करोगे? तो हर समय पे मैरिज हो सकती है, तो पिन पॉइंट किस तरीके से किया जाएगा? तो यहां पर आकर डबल ट्रांजिट आपका अप्लाई नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। हम उस टाइमिंग को पिन पॉइंट नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि इस व्यक्ति की कुंडली में अगले 3 साल तक दशाएं भी फेवरेबल है, और उसके बाद भी दशा फेवरेबल है। मरकरी की आ जाएगी, वो भी फेवरेबल होगा। मरकरी इसका 7th लॉर्ड है, तो मरकरी की दशा भी फेवरेबल यहां पर हो जाएगी। अब तो ये सारी कंडीशंस यहां पर फुलफिल हो रही है, तो अब हम क्या करें? किस तरीके से हम इसको निकालने की कोशिश करें, किस तरीके से टाइम करें? अब मेरी जो ये टेक्निक है, पटेल साहब की जो टेक्निक है, जो मैं सीख कर आया था मेहता जी से, वो अब आपके काम आने वाली है। और अब मैं इनका टाइम निकालूंगा बिल्कुल एक्यूरेट। अब एक्यूरेट टाइम निकालने का क्या तरीका है? मैं एक्यूरेट निकालने के लिए मानूंगा कि जो ट्रांजिट वाला सैटर्न है, इनके नवांशा कुंडली के 5वें या 11वें भाव के अंदर ट्रांजिट करे। 5वें या 11वें भाव के अंदर ट्रांजिट करे। अब वो किस तरीके से निकाला जाएगा? तो मैं आज का ट्रांजिट वाला सैटर्न देख लेता हूं, करंट ट्रांजिट वाला सैटर्न। और डिग्री चाहिए कि मुझे प्रैक्टिकली, तो मैं चार्ट में जाता हूं। यहाँ पर एनिमेटेड ट्रांजिट है, आप देख सकते हो कहीं पर भी। ये यहाँ पर गोचर वाले ट्रांजिट वाले प्लेनेट की डिग्री दे रखी है आज की स्थिति में। शनि, सॉरी,
अब देखिए सैटर्न 20 डिग्री 31 मिनट 9 सेकंड पर ट्रांजिट कर रहा है। किसमें कर रहा है? पाइसेस में। आपको सभी को मालूम है 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है अभी यहां पर शनि, और 20 डिग्री 31 मिनट पे कर रहा है। अब ये मत समझ लेना कि ये नवांशा में पाइसेस में ट्रांजिट कर रहा है, ये गलती मत करना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि नवांशा में, जिन्हें मैंने पढ़ाया भी है, वो ये मिस्टेक करते हैं। तो मैं यहां पर जाता हूं, एक्चुअली ये नवांशा में किस राशि में होगा मैं देखूंगा। देखिए आपको यहां पर फिर से रिपीट करता हूं, ये 12 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, तो 12 साइन में से एक घटा दीजिए, 11 साइन लीजिए, एक कम लेना है जिस साइन में ट्रांजिट करना है, उससे 9 से मल्टीप्लाई किया, 11 9 जा 99 हो गया। डिग्री कितनी है इसकी अभी ट्रांजिट में हम देखते हैं। तो इसकी ट्रांजिट के अंदर डिग्री चल रही है, दैट इज 20 डिग्री 31 मिनट। तो 20 डिग्री 31 मिनट को देखोगे तो 7वां नवांश आएगा। तो 7th नवांशा में ट्रांजिट कर रहा है, तो यहां पे इसमें मैं 7 ऐड कर दूंगा, तो 99 प्लस 7 हो जाएगा, तो ये 106 हो गया। 106 को 12 से डिवाइड करिए। अब 12 8 जा 96, 96, तो 96 इसमें से हटा दो और रिमाइंडर जो बचेगा वो आएगा आपका 10। इसका मतलब ये नवांशा में 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो इस व्यक्ति की नवांशा कुंडली में लगाता हूं, देखिए तो नवांशा में 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मतलब लग्न में कर रहा है। अब जैसे जैसे शनि की ट्रांजिट में डिग्री बढ़ती जाएगी, ध्यान से समझिएगा, तो ना ही तो ये 11वें भाव में है, ना ही 5वें भाव में है। ये 5वें भाव में आएगा भी नहीं, ये मैं पहले बता देता हूं आपको। क्यों नहीं आएगा? रीजन क्या है कि जब ये आपका शुरू शुरू में 5वें भाव में आने के लिए इसको क्या होगा, 2 साइन में आना पड़ेगा, और 2 साइन में आने के लिए ये आएगा ही नहीं। सैटर्न जब भी 12 साइन में जब ट्रांजिट करेगा तो वो 2 साइन में कभी आएगा ही नहीं। 12 साइन में ट्रांजिट करने का मतलब है वो 99 नवांशा पहले से ही क्रॉस कर चुका है, और 99 नवांशा क्रॉस करेगा तो जब वो एंटर भी हुआ तो 3 साइन में ही एंटर हुआ था। नवांशा में आप प्लेस करोगे उसको 0 डिग्री पर जब भी था तभी भी वो 3 साइन में ही एंटर हुआ था, और 3 साइन से ये आपका इस जगह तक पहुंचेगा ही नहीं। अभी वो 10 साइन में है, जब 23 डिग्री 20 मिनट पर आएगा तो 11 साइन में हो जाएगा, और जब वो 26 डिग्री 40 मिनट तक आएगा तो यहां पर आ जाएगा। तो वो 2 साइन के अंदर ट्रांजिट करने वाला ही नहीं है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। वो आपका 12 साइन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से यहां पर इन दिस वन पर्टिकुलर केस वो 2 साइन में आने वाला नहीं है, और ना ही अब वो 8 साइन में जाएगा। करंटली 10 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो जब तक शनि आपका D1 चार्ट में 12 साइन में ट्रांजिट करेगा तब तक वो ना तो इनके 5वें भाव के अंदर आएगा, ना ही इनके 11वें भाव के अंदर आएगा, दोनों में ही नहीं आने वाला है। दूसरी बात, ये यहां से एस्पेक्ट को कंसीडर कर सकते हो कि जब वो इस जगह 12 साइन में आएगा तो 5वें भाव को एस्पेक्ट कर लेगा, और जब वो यहां पर 11 साइन में आएगा तो वो आपके इसको 11वें भाव को एस्पेक्ट कर सकता है। मगर मैं एस्पेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है वो होता है उस पर्टिकुलर भाव के अंदर चला जाए। तो मैंने नियम बताया कि ये सैटर्न अपने ट्रांजिट के अंदर अब ना ही तो इस नेटिव के नवांशा के 5वें भाव में ट्रांजिट करेगा, और ना ही 11वें भाव में ट्रांजिट करेगा। इसलिए सैटर्न जब तक पाइसेस में है इस व्यक्ति की मैरिज होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब मुझे सैटर्न को ले जाना पड़ेगा किस पर्टिकुलर साइन में, जब एरीज में जाएगा। अब इसको समझिएगा, देखिए नवांशा में प्लेनेट आपको रखना नहीं आता तो ये टेक्निक आप नहीं सीख पाओगे। एरीज में जाएगा, ये मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूं कि यहां पर ये 23 डिग्री पे था तो 99 में मैंने 7 ऐड किया। जब ये 24 डिग्री पे आएगा तो 99 में 8 ऐड होगा, ये 107 हो जाएगा। रिमाइंडर 11 आएगा तो 11 साइन में चला जाएगा। जब 99 ये आपका पाइसेस के अंदर सपोज 28 डिग्री पर होगा तो यहाँ पर 9 ऐड हो जाएगा, और 9 ऐड होने पर ये आपका 108 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका 12 आएगा तो ये आपका पाइसेस साइन में जाएगा नवांशा में। उसके बाद ये राशि बदलकर चले जाएगा एरीज में। एरीज राशि में क्या होने वाला है देखिए, एरीज में जाएगा तो जब ये 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा शुरू में, तो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक जब तक शनि होगा तो एरीज में, मतलब वो 0 साइन, एरीज साइन का मतलब ये 1 साइन में है। 1 साइन का मतलब वो 0 साइन क्रॉस करके है, क्रॉस करके है। तो मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करना,
मैंने बताया था जिस राशि में है उसमें से एक घटा के 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये तो जीरो साइन को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा। और जीरो से 3 डिग्री 20 मिनट तक पहला नवांश आता है, तो इन दोनों का सम जीरो और 1 का सम 1 ही आया। अब जब ये सम 9 से कम आ रहा हो तो आपको 12 से कम आ रहा हो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर आ रहा है उसी राशि में आएगा। इसका मतलब जब तक शनि एरीज साइन में 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक होगा, वो एरीज साइन में आएगा नवांशा के अंदर। एरीज साइन कहां पर आ रहा है इसका? एरीज साइन नवांशा में जाऊंगा तो वो यहाँ पर 10th हाउस में आ रहा है, तो ना ही तो 5वें भाव में है, ना ही वो आपकी इस कुंडली के 11वें भाव में है। अब जब इसकी डिग्री जैसे ही 3 डिग्री 20 मिनट से ज्यादा होगी, सपोज मैं 5 डिग्री मान लेता हूं, 3 डिग्री 21 मिनट होते हुए ऐसा ही होगा। तो ये अभी भी वन साइन में ट्रांजिट कर रहा है, एरीज में वन साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो वन साइन में हम कैसे निकालेंगे? इसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो साइन हो गया, जीरो को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। 5 डिग्री पर नवांशा कौन सा हो गया? 2। तो 0 2 को ऐड करोगे तो आपका 2 हो गया, आपका 2 आया। अब 2 को 12 से डिवाइड नहीं करना है, जब भी 1 से 12 तक आए आपको वही नंबर रखना है, तो 2 ही आएगा आपका रिमाइंडर। जब 12 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 ही रिमाइंडर आएगा। 2 रिमाइंडर का मतलब ये जैसे ही 3 डिग्री 20 मिनट से आगे एंटर करेगा, सैटर्न एंटर करेगा ट्रांजिट में एरीज में, वो इस नेटिव के 5वें भाव के अंदर एंटर कर जाएगा। और 5वें भाव के अंदर एंटर करते ही ये इसकी मैरिज की कंडीशन को फुलफिल कर देगा। अब हम इसको देखते हैं एक्चुअली ये कब एंटर करेगा और उस समय पर बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहां पर जाकर देखूंगा इसकी ट्रांजिट की कंडीशंस को, और इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं कुंडली को। एरीज साइन में 3 डिग्री 20 मिनट से आगे कब जाएगा ये? देखिए यहां पर मैंने लगाया है ये एरीज साइन में 3 डिग्री 20 मिनट्स पर आपका जा रहा है। ये हो गया 3 डिग्री 20 मिनट इन एरीज साइन, अश्वनी नक्षत्र के अंदर आ गया सैटर्न। और ये आ रहा है जब मैं डेट लगाता हूं तो 23 जुलाई 2027 को। अब 23 जुलाई 2027 को मैं इसका ट्रांजिट का चार्ट बनाता हूं। देखिए 23 जुलाई 2027 को दूसरा वाला ट्रांजिट का चार्ट बनाता हूं कि 23 जुलाई 2027 को कौन सा प्लेनेट कहां पर ट्रांजिट कर रहा है। यह है इस नेटिव का 23 जुलाई 2027 का चार्ट। 23 जुलाई 2027 का चार्ट मैंने बनाया, तो सैटर्न आपके इसके 2 साइन के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। ये सैटर्न ट्रांजिट वाला सैटर्न आपके मरकरी 7th लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। ट्रांजिट वाला सैटर्न और जुपिटर आपका वो भी 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। यहां से जुपिटर इज एस्पेक्टिंग 7th लॉर्ड, तो आपका सैटर्न भी 7th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है और जुपिटर भी 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। यहां पर आपकी दोनों 7th लॉर्ड को एक्टिवेट इस पर्टिकुलर केस के अंदर कर रहे हैं 23 जुलाई 2027 को। तो 23 जुलाई 2027 को अब सारी कंडीशन फुलफिल कर हो रही है आपकी। आप इसको नवांशा देखोगे इसका ट्रांजिट का, तो नवांशा के अंदर ये प्लेनेट आपका ट्रांजिट कर रहा है इसके 5वें भाव के अंदर। इसकी जो दशा चल रही है आपकी, वो चल रही है वीनस में सैटर्न की, वो सेटिस्फाई हो रही है, डबल ट्रांजिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो 23 जुलाई 2027 में इस व्यक्ति को इसकी मैरिज की टेंटेटिव डेट दे दूंगा। अब टेंटेटिव डेट मैंने दे दी, मगर आप में से बहुत लोगों का प्रश्न आएगा जी जुलाई में तो देवता सो जाते हैं, देव शयन हो जाता है, तो इस समय पर मैरिज होना थोड़ी पॉसिबल है। अब इस समय पर मैरिज होना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसका मुहूर्त निकालने की कोशिश करूंगा दिसंबर जनवरी फरवरी में, जब मैरिज होना पॉसिबल होता है। तो मैं इसके टाइम को देशकाल परिस्थिति के हिसाब से बदलूंगा। सपोज ये जुलाई में करने के लिए तैयार है, तब तो मैं इसको कहूंगा कि आपकी जिनकी जुलाई में मैरिज हो जाती है उनको मैं जुलाई का टाइम दूंगा। मगर जिन बहुत सारे लोग नहीं करते, मुहूर्त के हिसाब से मैरिज करते हैं, तो 15 जुलाई के बाद जनरली क्या होता है आपका देव शयन हो जाता है, तो मैरिज नहीं होती। तो मैं इसको आगे बदलूंगा। आगे बदलूंगा तो क्या होगा, सैटर्न अब एक्चुअली वापस से फिर 5 साइन में आएगा। कैसे आएगा? सैटर्न आगे बढ़ेगा, मैं आपके सामने बढ़ाऊंगा, इसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी और इसके बाद ये रेट्रो होकर फिर से एरीज साइन में एंटर करेगा। जब ये फिर से एरीज साइन में 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक होगा, तो ये नवांशा कुंडली के 5वें भाव के अंदर ट्रांजिट करेगा। मैं बढ़ाता हूं, देखिए इसको मंथली सैटर्न को मैं वही चार्ट ले लेता हूं जिसमें सैटर्न की आपको डिग्री नजर आएगी। अब मैं इसको मंथली बढ़ाता जाता हूं। देखिए
ये आपका मंथ हो गया सितंबर, सितंबर में भी मैरिज नहीं होती, अक्टूबर में मैरिज नहीं होती। अब ये जैसे ही आया तो देखिए रेट्रो होकर ये पाइसेस में चला गया है, और अब ये पाइसेस में जाकर आपके नवांशा कुंडली के पांचवें भाव में नहीं रहेगा। तो मुझे आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। नवांशा कुंडली के पांचवें भाव में कब आएगा? जब सैटर्न एरीज साइन में 3 डिग्री 20 मिनट को क्रॉस करेगा। तो मैं इसको आगे बढ़ाता जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर आप डिग्री देखते जाइए, ये अभी पाइसेस में ही रेट्रो चलता चला जा रहा है। अब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, नवांशा ट्रांजिट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर एरीज में एंटर हो चुका है, 2 डिग्री 38 मिनट पर है। आगे बढ़ाता हूं मैं इसको। अब ये 3 डिग्री 28 मिनट पर आ चुका है, और दिन पीछे करता हूं मैं। देखिए ये 3 डिग्री 21 मिनट पर एरीज में आ चुका है, और यह है 25 मार्च 2028 को। 25 मार्च 2028 को। मार्च में भी जनरली मैरिज नहीं होती है, 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक। तब आपका पाइसेस के अंदर होता है सूर्य, तो जब भी सूर्य आपका पाइसेस के अंदर हो तभी भी मैरिज नहीं होती है बृहस्पति की राशियों में। तो मैं इसको थोड़ा सा और टाइम बढ़ा देता हूं, क्योंकि मुझे एक्यूरेट टाइम देना है। यहाँ पर आपके सामने मैं निकाल रहा हूं, और जो मैं आपके सामने निकालूंगा वही इन्हें बताऊंगा मैं। 15 अप्रैल को मैं पहुंच गया। 15 अप्रैल को देखिए ये पाइसेस से निकलकर सूर्य आपका एरी साइन में आ जाएगा। वो मुहूर्त का कारण होता है। अब 5 बज के ये आपका 5 डिग्री 58 मिनट पर है सैटर्न, 5 डिग्री 58 मिनट पर सैटर्न है। तो ये आपके नवांशा के दूसरे भाव के अंदर है अभी भी। अब मैं बाकी इस पर्टिकुलर डेट को, ट्रांजिट की और कंडीशंस को देखता हूं, क्या फुलफिल हो रही है, क्या दशा की कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो मैं इनको एक टाइम दे दूंगा कि 15 अप्रैल को आपकी मैरिज हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जुपिटर को उठाकर देख लीजिएगा। जुपिटर ये यहाँ पर रेट्रोगेट जब प्लेनेट होता है, तो यहाँ पर हम ट्रांजिट की कंडीशन में उसको प्रीवियस राशि से भी देखते हैं। यहां से वो आपका 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। प्रीवियस राशि से देखता हूं तो लग्न लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, लग्न को भी कर रहा है। तो सब चीजों को एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर। ट्रांजिट की 3 पैरामीटर्स को देख रहा है। अपनी नेटल जो ट्रांजिट की पोजीशन है उससे 7th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है। रेट्रो में पिछले भाव में ले जाता हूं तो ये लग्नेश और लग्न दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। ये तो स्थिति जुपिटर की है। सैटर्न की स्थिति क्या है? ये 7th लॉर्ड के ऊपर एस्पेक्ट कर रहा है, नवांशा के 5वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो इस नेटिव को मैं कहूंगा, और यहाँ पर दशाओं को भी देख लोगे तो अभी 15 अप्रैल 2028 को इस नेटिव की दशा चल रही है आपका वीनस में सैटर्न की, जो इस कंडीशन को पूरी तरीके से फुलफिल कर रही है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत अमेजिंग इसके अंदर कंसेप्ट है कि आप यदि यहाँ पर जाकर देखते हो नेटिव को, इस समय पर जो इस नेटिव की प्रत्यांतर दशा चल रही है उसे आप ध्यान से देखोगे तो वो राहु की आ गई। वीनस में सैटर्न की अंतरदशा, राहु की प्रत्यांतर दशा मैंने देखी नहीं थी, आपके सामने खोली है। और राहु यहाँ पर 7th हाउस के अंदर बैठकर आपको राहु भी ये प्रॉमिस दे रहा है मैरिज का। नेटिव के 7वें भाव के अंदर राहु है। राहु को भी बहुत लोग कारक मानते हैं, हालांकि मैं नहीं कारक मानता, मगर जब 7वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, प्रत्यांतर दशा लॉर्ड 7th हाउस के अंदर है, तो वो आपकी मैरिज दे सकता है। और इस तरीके से हम बिल्कुल सटीक तौर पर इस व्यक्ति को मैरिज बता देंगे। और ये पीरियड बहुत ज्यादा दिन तक का नहीं है, इसको विद इन 1 मंथ का पीरियड है जिसके अंदर इसकी मैरिज हो जाएगी। और इस तरीके से हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार।